नमस्कार साथियों। ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। इसमें हमारी 24 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ही हमारी 25वीं क्लास है। साथियों, उम्मीद है कि सभी साथी तल्लीनता से अध्ययन कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा जो भाग है वो भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान में जो आज का पहला चैप्टर है वो राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा एक दूत कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म को। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। प्रश्न नंबर 6 है, सावरकर जुड़े थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा से। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी?
तो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। प्रश्न नंबर 8 है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत को गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लियन तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। प्रश्न नंबर 9 है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीज अंकुरण काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटिन का। लॉर्ड लिटिन 1876 से 80 ईस्वी की दमनकारी नीतियों में भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। आईसीएस के लिए लिटिन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीयों की मांग की विपरीत थी। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के सशस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिटिन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीज अंकुरण काल के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसका सही मिलान देखते हैं। सही सुमेलन है, सूची 1 में महत्वपूर्ण नारे और सूची 2 में नेता दिए हुए हैं। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। उनका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास 1855 से 69 ईस्वी के दौरान इन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 ईस्वी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी नामक संस्थाएं स्थापित की थी। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। शेष विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बाड़ी वाला वक्ता कहा गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हें चांदी की बाड़ी वाला वक्ता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जी के गोखले। गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। प्रश्न नंबर 17 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 18 है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश वाधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया।
प्रश्न नंबर 19 है, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी। प्रश्न नंबर 20 है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा था एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। प्रश्न नंबर 21 है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया और जॉन मोरले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मोरले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि भारतीयों की मांग थी एक उदारवादी तत्वपूर्ण सरकार की स्थापना जो पूर्ण नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 22 है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित था? जिसका सही जवाब बनेगा लोकमान्य तिलक। अट्ठाईस अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बापिस्ता एवं सचिव एन.सी. केलकर थे। तिलक द्वारा शिंपित लीग के कमेटी के सदस्यों में जी.आर. खारपड़े, बी.एस. मुंजे एवं आर.पी. काउरकीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थीं। वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया गया था।
1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 2/20वें भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ पैंतीस के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों के दोहरे शासनों के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकधीन शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। प्रश्न नंबर 27, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द को स्पष्ट प्रयोग किया था। उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब बनेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। प्रश्न नंबर 29 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 30, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 से। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया।
लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। प्रश्न नंबर 31 है, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी, परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्माचार्यों का एक वर्ग लगातार ज्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते ने पहले ही तैयार कर दी थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर इससे थ्रेस ले लिया था। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे। इस मुस्लिमों में तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया। इसी संदर्भ में अली बंधुओं, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफ कमेटी बनाई गई। इसके साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन का देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। इन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। जबकि अन्य विकल्पों में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी से एवं सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 33 है, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। प्रश्न नंबर 34 है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थीं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना और न्यायालयों का बहिष्कार करना।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी सामानों एवं विधायकों को पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। प्रश्न नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की अवमानना। असहयोग आंदोलन के कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों को पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश अनुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में नहीं थी। प्रश्न नंबर 36 है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की कि जब जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। प्रश्न नंबर 37 है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल प्रवेश। चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का बहिष्कार बंद करें। इन काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी सांसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एम आर जयकर। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। डॉक्टर एम आर जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, जबकि गोखले एवं बीजी तिलक की स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 39 है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 बेलगांव के अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गए। प्रश्न नंबर 40 है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध।
1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संतुष्टि नहीं की गई थी? नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी एक संतुष्टि नहीं की गई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध एवं मुस्लिम बहुल प्रांत। सिंध एक मुस्लिम प्रांत होगा। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम को आरक्षण हो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को इत्यादि का रिपोर्ट में प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रयोजन संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही एक प्रबल विचार माना जा रहा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। प्रश्न नंबर 44 है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। प्रश्न नंबर 45 है, भारत को पूर्ण आजादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मामले ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस वर्ष से प्रथम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। प्रश्न नंबर 46 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू की शुरू किया। इन्होंने साबरमती आश्रम में 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर इन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी गोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचरापल्ली के वेदरण्यम तक नमक यात्रा की। प्रश्न नंबर 47 है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने। उन्नीस सौ 30 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली 1933 ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेबर में प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 49 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 50 है, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी ने। गांधी जी ने अपना पहला आमरण आसन 20 सितंबर 1932 को एयरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 51 है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम मनसा अर्थात मन से किसी का अहित न सोचना। द्वितीय वाचा, किसी को कटुवाणी का प्रयोग कर आहत न करना। तृतीय कर्मणा, कर्म द्वारा भी किसी की अहित न करना।
प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा एक गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन। स्वराज का शाब्दिक अर्थ स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द अंतर्निर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी को पुस्तक हिंद स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज्य की अवधारणा को स्पष्ट करती है। प्रश्न नंबर 53 है, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वही थी। जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल देते थे। प्रश्न नंबर 54 है, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2 है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3 है प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना। और नंबर 4 है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5 है प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था। नंबर 6 प्रांतीय विधानमंडल। और नंबर 7 है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। तथा 8 है संघीय न्यायालय की स्थापना आदि। प्रश्न नंबर 55 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, इसका सही जवाब बनेगा भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमीशन प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रश्न नंबर 56 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारतीय अधिनियम से। संघ सरकार द्वारा राजाओं को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 58 है, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना अगस्त 1936 में की गई थी। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम।
संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की भारत संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियां सम्मिलित थीं। उनमें भारत के विभिन्न दलों के अध्यक्ष व नेता शामिल थे। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, जगजीवन राम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदि। प्रश्न नंबर 60 है। 1936 में किसने कहा गांधीवादी जैसी कोई चीज नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। वर्ष 1936 में गांधी ने कहा था कि गांधी जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने पीछे कोई बात नहीं छोड़ कर जाना चाहता हूं। प्रश्न नंबर 61 है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। प्रश्न नंबर 62 है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 22 सितंबर 1939 को। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। इसी दिन 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न नंबर 63 है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रति प्रति प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रही की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। प्रश्न नंबर 64 है। निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एम.के. गांधी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके इन्होंने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इस उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 65 है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ वायसराय और दूसरी तरफ घटनाएं दी हैं। तो आइए इसका सही सुमेलन इस व्याख्या में देखते हैं। स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल 1936 से 1944 था। अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अतः विकल्प डी भी सही सुमेलित नहीं है। यह भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की बात की यदि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई होती तो विकल्प डी सही सुमेलित होता। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1942 को। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित पारित किया था। प्रश्न नंबर 68 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। प्रश्न नंबर 69 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 70 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो इसकी सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साप्ताहिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवाद मित्रों के साथ भूमिगत हो गईं ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न नंबर 71 है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहां से जाओ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कराची 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ नारा दिया गया।
प्रश्न नंबर 72 है, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ और मुस्लिम लीग की स्थापना, नंबर 1 और नंबर 2। और नंबर 3 बनेगा कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना। और नंबर 4 बनेगा भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना 1929 में हुआ। प्रश्न नंबर 73 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसका सही सुमेलन देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों का सही सुमेलन इस प्रकार से है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ, बर्दा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को हुआ, वेवेल योजना 4 जून 1945 को गठित हुई। निम्नांकित युगों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वेवेल योजना 1944। वेवेल योजना 1945 में हुई। बाकी साइमन कमीशन 1927 सही सुमेलित है, नमक सत्याग्रह 1930 सही सुमेलित है और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ सही सुमेलित है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने। इन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई जो उनके नाम वेवेल योजना से जानी जाती है। वेवेल योजना की घोषणा जून 1945 में की गई थी, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों का सुमेलन सही है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य स्टोफ्रेड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेवेल 1944 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। प्रश्न नंबर 76 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब बनेगा 24 मार्च 1946 को। प्रश्न नंबर 77 है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। नौसैनिक विद्रोह 8 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। इन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे। बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। साथियों, ऐसे ही लगातार कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।